So hello and welcome everyone. My name is Anil Yadav and you are watching Trego Academy. प्यारे बच्चों, आज हमारे साथ हैं आनंद सर। आनंद सर पिछले 14-15 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और सीबीएसई के एक्सपर्ट एग्जामिनर रहे हैं। अभी भी सर सीबीएसई के इंटरनल एग्जामिनर हैं और एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं और साथ में सर कॉपी करेक्शन में भी जाते हैं। सीबीएसई बोर्ड की जो कॉपी करेक्शन होती है उसमें भी जाते हैं। तो सर आपका स्वागत है अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। अनिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मुझे इस चैनल पर लाए और सभी उन स्टूडेंट्स को क्लास 9th 10th 11th और 12th जो लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। खास तौर पर क्लास 10th एंड क्लास 12th जो बोर्ड के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिससे कि वो एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकें। आज हम सर से डिस्कशन करने वाले हैं कि बच्चे कॉपी किस तरह से लिखें और बहुत एवरेज बच्चा भी है तो उसकी प्रेजेंटेशन कॉपी की किस तरह से करें कि उसके मार्क्स एनहेंस हो सकें। अगर उसके 40 मार्क्स आने वाले हैं तो 50-60 कैसे आ जाएं, 60 आने वाले हैं तो वो 70 किस तरह से क्रॉस करें। अगर इवन हर एक बच्चा बहुत अच्छा होता है और हमें ऐसा नहीं लगता है कि बच्चे कुछ अलग एक्स्ट्रा होते हैं। हाँ, कुछ बच्चों की स्किल ऐसी अच्छी होती है जिससे वो अपने एक्स्ट्रा मार्क्स को अचीव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल ये है कि बच्चे क्या करते हैं कि बोर्ड एग्जाम के पहली बात तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होती है और प्रिपरेशन जिनकी अच्छी चल रही होती है उनको ज्यादा एग्जाम से डर नहीं लगता है। लेकिन जैसे अगर हम 100 बच्चे की बात करें, 40 से 50 बच्चे 60 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपना सिलेबस भी सही से कंप्लीट नहीं करे होते हैं और रिवीजन भी नहीं करे होते हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि किस तरीके से अभी लास्ट मोमेंट पे उनको काम करना चाहिए? मोस्टली हमको उन्हीं पर ध्यान देना है। बिल्कुल। देखिए अनिल सर, सभी छात्र अच्छे होते हैं जी और लगभग 10 से लेकर के 15% मार्क्स लेखन प्रोसेस पर, प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है। कभी कभी बहुत अच्छा छात्र स्कॉलर स्टूडेंट होता है लेकिन कहीं ना कहीं वो 10-5% मार्क्स कम गेन करता है और उसके कंपेयर में मिडिल स्टूडेंट जो मीडियम स्टूडेंट है वो एक प्रेजेंटेशन, भले ही मार्क्स कम लाए लेकिन प्रेजेंटेशन होता है तो ये जो एग्जामिनर होता है उसकी कॉपी देखते ही पॉजिटिविटी रहती है और वो फ्लो करके एक अच्छे मार्क्स देता है और इससे लगभग 5 से लेकर के 10% तक मार्क्स ऐसे प्रेजेंटेशन से कोई भी स्टूडेंट बढ़ा सकता है। कमजोर छात्रों को भी लेखन प्रोसेस पर ध्यान देना है, मुख्यतः आंसर कैसे दें, आंसर कैसे दें। अगर देखिए क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनको आंसर्स पता होते हैं और आंसर्स को ऐसे लिख देते हैं कि सामने एग्जामिनर बैठा है और उसको समझ ही में नहीं आ रहा क्या लिखा है इन लोगों ने, तो उसमें भी काफी नंबर कटते हैं। तो सर एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करेंगे। जैसे एमसीक्यू है, बच्चों को एमसीक्यू बहुत सारे आते हैं, तो एमसीक्यू में क्या प्रोसेस होनी चाहिए, किस तरीके से बच्चे एमसीक्यू ट्राई करें? देखिए एमसीक्यू का प्रोसेस तो है, इसमें तो बच्चे का बहुत ज्यादा रोल नहीं है जी। एमसीक्यू में हाफ मार्क्स भी नहीं प्रोवाइड किए जा सकते हैं। एमसीक्यू तो रॉन्ग हो गया, मतलब मेरा तो रॉन्ग भी है, लेकिन उसको लिखने का प्रोसेस कुछ स्टूडेंट क्या ABCD ऐसा लिख देते हैं। मोस्टली क्या उसके आंसर लिखने चाहिए जी, जिससे कि एग्जामिनर पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है जी। भले ही वो आंसर गलत हो, हाँ, लेकिन यदि सीक्वेंस से करेगा, कुछ स्टूडेंट क्या है एमसीक्यू नंबर 5 पहले कर दिया, एमसीक्यू नंबर 10 बाद में कर। अच्छा हाँ, इसका भी इफेक्ट हाँ, पड़ता है। सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है सीक्वेंस। क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करे और सीक्वेंसली अरेंज करके आंसर लिखे। अच्छा, कभी तो इसका निश्चित रूप से कभी क्या करते हैं, हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं और हम लोग क्या करते हैं कि पेपर देने गए हैं तो कभी क्या करते हैं कि मान लीजिए हमको 20 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, वो भी लॉन्ग टाइप का आ रहा है और बहुत अच्छे से आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं पहले उसी को कर देते हैं। नहीं, लेकिन ये ठीक नहीं है क्योंकि हम देखिए आप तो कॉपी चेक करने जाते हैं, मोस्टली सीबीएसई की कॉपीज आपने पिछले 14 से 15 साल हो गए आपको चेक करते हुए। कई लेवल पर करेक्शन की जाती है, एग्जामिनर जी, AHE HE DHE, तो लेवल बाय लेवल चलता है। तो कहीं ना कहीं सभी लेवल पर स्टूडेंट को ही बेनिफिट देना चाहते हैं, एग्जामिनर हो या DHE हो या AHE हो। तो सीक्वेंस यदि अरेंज किया है तो निश्चित रूप से स्टूडेंट का ही बेनिफिट होता है। और क्या है कि 29 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर दिया, सेकंड बाद में कर रहे हैं, फिर 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उससे सीक्वेंस क्या मार्क्स वाइफरकेट करना पड़ता है कॉपी के फ्रंट पेज पर, तो उससे एग्जामिनर को भी थोड़ा एग्जामिनर को भी हेजिटेशन होता है और प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट होती है कि
एक कॉपी पर लगभग 15 से लेकर के 20 मिनट का टाइम एग्जामिनर देता है, तो उसको बेनिफिट मिलता है कि वो सीक्वेंसली अरेंज हो। तो एक चीज आप लोग ध्यान से सुनो, सर ने अभी एक चीज बताई कि अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और स्टार्ट, पहली बात तो जितना पेपर को लिखने से पहले आप सारे पेपर को रीड करो और सीक्वेंस वाइज करना शुरू करो और कोशिश करो कि पहले एमसीक्यू करो। और एमसीक्यू में क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी तरीके से, ऐसा नहीं कि 5वां एमसीक्यू आ रहा तो आप 5वां को पहले कर दो, तीसरे को बाद कर दो, क्योंकि एग्जामिनर को भी सर सीक्वेंस में नंबर देना पड़ता है, उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जहां पर वो थोड़ा सा हेजिटेट होता है आपकी कॉपी को चेक करते हुए, वो समझता है कि आप सिंसियर बच्चे नहीं हो, कहीं ना कहीं मार्क्स को नॉर्मली प्रोवाइड कर देता है और आप आज एक अच्छे मार्क्स लाने से चूक जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सर जी। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक हमारे पास है कि शॉर्ट आंसर टाइप में, जैसे एक नंबर के क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, वेरी शॉर्ट, एक नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन में सर बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं। एक नंबर क्वेश्चन मैंने ऑफलाइन में भी बहुत सारे बच्चों से पूछा है कि एक नंबर के क्वेश्चन में अगर मुझे लिखने वाला वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप का क्वेश्चन है, तो अगर मुझे मैंने उसमें सही लिखा है तो 1 नंबर मिलेगा, अगर थोड़ा बहुत गलत कर दिया है तो 0 नंबर मिलेगा। कई सारे लोग बताते रहते हैं, तो हम आज उसी पर सर पहले तो ये बताइए कि एक नंबर का क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कोई पूछा गया व्हाट इज कूलॉम्स लॉ, जैसे फिजिक्स में ही हो गया, तो अगर हम फॉर्मूला लिख देते हैं या डेफिनेशन लिख देते हैं तो कैसे उसमें नंबर दिया जाता है, आप ये बताइए। सभी सीबीएसई के या जो भी यूपी बोर्ड कोई भी एग्जामिनर्स का मानना ये है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जी, और डिफिनीशन जैसे पूछी गई, आपने बोला कूलॉम्स लॉ जी, हो सकता है एक्सप्लेन ना किया हो जी, डिफिनीशन ना लिखी हो, एक कूलॉम्स लॉ का उसने फॉर्मूला लिख दिया है जी, तो स्टूडेंट को हाफ मार्क्स प्रोवाइड किया जा सकता है, हाफ मार्क्स, क्योंकि स्टूडेंट ने फॉर्मूला लिखा है जो कि बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। पॉजिटिविटी के तौर पर स्टूडेंट को किसी भी कीमत पर निगेटिव वे में एग्जामिनर नहीं लेता, उसको हाफ मार्क्स दिया जाए। यदि जैसे मोलैरिटी, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, जैसे मोलैरिटी की डेफिनेशन पूछी, शॉर्ट नोट्स जी, मोलैरिटी, हो सकता है स्टूडेंट ना लिख पाए, ओनली मोल पर लीटर यूनिट लिख देता, आपको मार्क्स हाफ तो मिनिमम देना ही होगा, वैसे आपको फुल मार्क्स देना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछी गई है, उसके रिगार्डिंग आपके पास कोई फॉर्मूला है, तो आप फॉर्मूला भी लिख दीजिए, तब भी आपको हाफ मार्क्स एग्जामिनर प्रोवाइड कर सकता है जी। वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, अगर एग्जामिनर बहुत ज्यादा एरोगेंट है, इस टाइप का है, तो वो भी एग्जामिनर बहुत ही अच्छे होते हैं और एग्जामिनर हमेशा स्टूडेंट को ही प्रमोट करना चाहते हैं, उनको ही चाहते हैं कि उनके कुछ ना कुछ मार्क्स बढ़े, कोई एग्जामिनर ऐसा नहीं। तो जैसे आप लोग देख रहे हो, सर कह रहे हैं कि एग्जामिनर कोई भी ऐसा नहीं होता है, एरोगेंट होता है कि आप अगर लिखो और आपको नंबर ना दे, तो आपको ध्यान ये रखना। अरे एक दो लोग परसेंट की बात नहीं करेंगे हम, लेकिन मोस्टली एग्जामिनर इतने अच्छे होते हैं कि अगर आपने लिखा है तो उस पर मार्क्स देने हैं, तो आपको लिख के आना चाहिए। कोई ना कोई एग्जामिनर्स को ये लगे कि उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ 1-2 वर्ड तो ठीक लिखे हैं, तो उसको मार्क्स मिलेगा। डिफिनीशन ठीक नहीं है तो फॉर्मूले पर मार्क्स मिलेगा, यदि फॉर्मूला नहीं लिखा है, डिफिनीशन करेक्ट है, तो फुल मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा, फुल मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नहीं, कभी-कभी वैल्यू और यूनिट पूछ देते हैं जी, वैल्यू एंड यूनिट, वैल्यू करेक्ट है बट यूनिट आपकी रॉन्ग है, तो आपका हाफ मार्क्स रिड्यूस किया जाएगा, बट हाफ मार्क्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, हाफ मार्क्स दिया जाएगा। वो डिपेंड करता है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा किस तरह से गया है, और बच्चे ने, अब देखो प्रेजेंटेशन का रोल यहाँ पर भी है। जैसे क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज कूलॉम्स लॉ, व्हाट इज मोलैरिटी, अब मोलैरिटी सुनते ही हमारे दिमाग की बत्ती गुल हो गई। हाँ बिल्कुल, और अब हमको मोल पर लीटर तो पता है जी, लेकिन मोलैरिटी की डेफिनेशन नहीं पता है, कूलॉम्स लॉ तो पता ही नहीं है, लेकिन फॉर्मूला पता है, F = K Q1Q2/R², ये पता है। लेकिन क्या होता है, उस हड़बड़ाहट में हम लोग क्या करते हैं, ये भी नहीं लिखते हैं, और क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं, और जब आप क्वेश्चन छोड़ के चले जाओगे तो एग्जामिनर कहाँ से देगा नंबर। इसीलिए सीक्वेंस से और कोशिश करके सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए स्टूडेंट को, और अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। हर स्टूडेंट अच्छा है, बस अपने वर्क पर बहुत ही कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जो वो करे वही बेहतर है, और सीक्वेंस से सभी क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। अच्छा, जैसे क्या होता है सर कि बच्चा लिख तो रहा है, आपने पहली बात भी देखिए, हम लोग अगर समराइज करें अभी तक की जो बातचीत हमारी हुई है, उसमें पहली बात हम लोगों ने बात करी कि एमसीक्यू किस तरीके से सॉल्व किए जाए। बिल्कुल, एमसीक्यू में एक चीज आपने बताई कि कोशिश करो कि आप सीक्वेंस वाइज पेपर को करो, सीक्वेंस वाइज पेपर को करो। सेकेंड थिंग, बहुत ज्यादा बच्चों के डाउट्स ये थे कि सर क्या हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को लिखेंगे तो उसमें 1 मार्क्स या 0 मार्क्स मिलेगा, क्या हाफ मार्क्स नहीं मिल सकता? तो हाफ मार्क्स मिल सकते हैं, अभी सर ने आपके सामने बताया। अब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास
दूसरा आता है 3 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सर 3 मार्क्स और 2 मार्क्स को क्वेश्चन को करने की क्या स्ट्रेटजी रहती है, आप इसके बारे में देखिए सीबीएसई बोर्ड में बात केमिस्ट्री की करें तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मोस्टली उसमें 3 पार्टों में डिवाइड होता है। जी जी। जिससे स्टूडेंट को आसानी रहती है। यदि 2 पास आते हैं उसको तो 2 पास ठीक करेक्ट है तो उसको मार्क्स मिलेगा। यदि 3 ऑल इज करेक्ट तो 3 मार्क्स मिलेंगे। मतलब अगर डिवाइडेशन होता है, न्यूमेरिकल को छोड़ दें, न्यूमेरिकल में बाइफरकेटिंग होता है, वैल्यू गिवन वैल्यूज है, गिवन वैल्यूज फार्मूला लिखा हो उसका हाफ मार्क्स है, वैल्यू पुटिंग की हाफ मार्क्स हो गया, कैलकुलेशन कर दिया फुल मार्क्स हो गया। यूनिट यदि आपकी रॉन्ग है तो हाफ मार्क्स रिड्यूस किया जाएगा न्यूमेरिकल्स किया जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स में यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मेरे को एक चीज ये भी समझ में आ रही है, जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है सर, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में मतलब वो 3 चीजें लगभग पूछता है और 3 चीजों में अगर आपने पार्टों में कर दिया, बिल्कुल पार्टों में कर दिया, तो एक पार्ट का 1 नंबर होगा, दूसरे पार्ट का 1 नंबर होगा, तीसरे पार्ट का। 3 पार्ट में अगर आपको एक पार्ट भी आ रहा है, जरूरी नहीं पहला पार्ट आ रहा है, तीसरा पार्ट भी आ रहा है तो तीसरा पार्ट भी लिख दोगे तो आपको 1 नंबर एग्जामिनर देगा। और दूसरा अभी फॉर्मूला में आपने बात करी कि न्यूमेरिकल में फॉर्मूला जरूर लिखें। न्यूमेरिकल में गिवन वैल्यू, पहली बात तो न्यूमेरिकल में जो गिवन डेटा है उसको लिखो गिवन करके, बिल्कुल, और उसके बाद फॉर्मूला लिखें और कम से कम फॉर्मूला में वैल्यू प्रोवाइड कर दें। फॉर्मूला करेक्ट है हाँ, तो हाफ मार्क्स मतलब आपको 1.5 नंबर वहां से मिल जाएंगे। और आपने फॉर्मूले में वैल्यू प्रोवाइड की, तकरीबन 2 नंबर मिल सकते हैं, 1 नंबर लास्ट के कर सकते हैं। अगर पूरा सॉल्व किया है तब अगर आपने यूनिट भी नहीं लिखा है तो भी आधे मार्क्स कर सकते हैं। तो यूनिट का बहुत ख्याल रखना है। न्यूमेरिकल में वैल्यू के साथ साथ यूनिट जरूर लिखना। यूनिट अगर नहीं लिखेंगे, यूनिट इज रॉन्ग मींस हाफ मार्क्स रिड्यूस। अच्छा सर, इसके बाद तो लॉन्ग टाइप में आता है। लॉन्ग आंसर टाइप में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लिखे कैसे जाते हैं? शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन को भी 3-2 अच्छा 3-2-3 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस में डिवाइड करके, जैसे नेम रिएक्शंस कभी-कभी शॉर्ट नोट्स में पूछ जाती है 5 मार्क्स में, तो 5 लॉन्ग रिएक्शंस है तो वो 1 मार्क्स की ईच, 1 मार्क्स की। कुल मिलाकर के 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी यदि थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन आ गया जी तो उसको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करें तो ज्यादा बेहतर है। और जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट है तो इसमें टू द पॉइंट आंसर लिखें, कई सारे पॉइंट्स बनाएं। अच्छा हाँ, एक चीज और भी है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो क्या करते हैं एक साथ लिख देते हैं। पहली बात तो जो बहुत अच्छे बच्चे हैं तो वो क्या करते हैं टू द पॉइंट चीजें लिखते हैं, क्योंकि उनको पता है, उनको करेक्ट चीजें पता होती है। कभी कभी जो एवरेज बच्चा होता है, आपका है नहीं, सॉरी, अच्छा हम लोग कहाँ बात कर रहे थे कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे। अच्छा, जो बहुत अच्छा बच्चा होता है, उसको सब चीजें, देखिए क्या होता है जब आपको बहुत अच्छे से कोई चीज आती है आप तो चीजें टू द पॉइंट लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक एवरेज बच्चा किस तरीके से अच्छा नंबर लाए, तो हम एवरेज बच्चे की बात कर रहे हैं। अगर आप एवरेज हैं, अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें बुराई नहीं है। अगर आप एवरेज भी है तो कोई बुराई नहीं है। अब आप एवरेज ही अच्छा होता है, एवरेज ही अच्छा बन सकता है और कुछ भी सेव कर सकते हैं। कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता है। उसके बीच अलग अलग तरह की प्रतिभाएं होती हैं। कोई किसी का प्रेजेंटेशन अच्छा है, किसी का सब्जेक्ट अच्छा है, किसी का रिटन वर्क अच्छा है, लेकिन जब सब चीजों का कॉम्बिनेशन होता है तो निश्चित रूप से टॉपर की कैटेगरी में बढ़ते हैं। तो एवरेज बच्चा जैसे मान लो होता है सर ना, बिल्कुल क्या करता है, कभी कभी वो क्या करता है कि जैसे उसको आधा आ रहा है, जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें हाफ पार्ट उसको आ रहा है, तो हाफ पार्ट तो लिखता है, सेकंड हाफ को वो कुछ ऐसे घुमा फिरा के लिखने का प्रयास करता है, वो सही नहीं लिख पाता है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। तो अच्छा हाँ, इस पर क्या हम, जैसे हमने कहा आधा उसने सही लिखा है सर, और उसने आधा घुमा फिरा के लिख दिया, सही तो नहीं लिखा है, लेकिन घुमा फिरा के उसने तेज भर दिए, क्या उसके भी नंबर मिलते हैं? देखिए ऐसा जी, काफी समय हुआ गया एग्जामिनर कॉपी करेक्शन करते करते जी, निश्चित रूप से टॉपिक से रिलेटेड यदि बच्चे के पास कोई ना कोई व्यूज हैं तो निश्चित रूप से मार्क्स उसको हाफ मार्क्स तो प्रोवाइड एग्जामिनर कर ही देता है। क्यों? क्योंकि उसका जो पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो मोस्टली मिलते जुलते होते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन प्रॉपर किसी टॉपिक से होता है। यदि बच्चे ने एनसीईआरटी को अच्छे से रीड किया है तो निश्चित रूप से 5 मार्क्स का क्वेश्चन वो जो एक लैंग्वेज बना करके वो लिख रहा है उससे मिलता जुलता भी है तो उसको हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स प्रोवाइड किया जा सकता है। मतलब अगर हम यहाँ पर एक चीज बात समझें तो सर ने जो कहा कि जैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, अगर आपने आधा, आपको हाफ मार्क्स से मार्क्स डिवाइड होते हैं, क्वेश्चन डिवाइड होते हैं, दो बाइफरकेट किए जाते हैं, तो उसमें अगर आप सेकंड पार्ट आपको नहीं आ रहा है
तो कम से कम उस पार्ट में जो क्वेश्चन पहला रहा है और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग एग्जैक्ट ना लिख पाए तो उसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप लिखें, कहीं और की कहानी ना लिखें, बिल्कुल किसी और चैप्टर की कहानी इसमें ना घुसेड़े। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और कोशिश करें कि टू द पॉइंट और उससे मिलता जुलता आंसर लिखा जाए। एक चीज और है, बिल्कुल जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सर ऐसे भी हैं अभी कि पढ़ाई तो सब कुछ कर लें और बच्चों के आपसे भी डाउट होते हैं, हमसे भी डाउट होते हैं कि सर आप जब पढ़ाते हैं हमें अच्छा लगता है, घर जाते हैं समझ नहीं आता है। और अब ये तो अब हमें इसका सही सवाल का जवाब तो देना ही नहीं है। बिल्कुल अब हम लोग को ये चीज देनी है कि जैसे आपने पढ़ा तो है, बिल्कुल अब मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हो सकते हैं कि कम से कम वो तुम अगर कुछ ना कर पाओ वो करके भी चले जाओगे तो ठीक ठाक नंबर आ सकते हैं। सभी टीचर्स का मोस्टली ये कहना है कि फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को डिवाइड करें। मेरा लेकिन कहना ये है जी कि चैप्टर्स में भी जैसे सॉल्यूशन की बात करूं जी तो चैप्टर्स में भी 3 या 4 पार्टों में पूरे चैप्टर को डिवाइड करें जी। 1 घंटे का मुश्किल से टाइम लगेगा, पूरे सॉल्यूशन के सारे न्यूमेरिकल्स का एक छोटा सा असाइनमेंट बना लो जी। नॉर्मलिटी, मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आइडियल है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक फार्मूले का असाइनमेंट बना लो, फार्मूले का कैटेगरी वाइज थ्योरी, विदाउट थ्योरी, केवल सॉल्यूशन के फार्मूले बना लो, फार्मूले कंप्लीट। अब आ जाइए छोटे छोटे पॉइंट, डिफिनीशन, आइडियल सॉल्यूशन, राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ, छोटे छोटे पॉइंट्स एज ए थ्योरी बना लीजिए। अब चैप्टर में बचा क्या, केवल न्यूमेरिकल पोर्शन। आपको बता दें कि न्यूमेरिकल फॉर्मूले बेस्ड आते हैं, तो फॉर्मूले तैयार है तो आपकी डिफिनीशन भी तैयार है, डिफिनीशन भी तैयार है। जैसे ऑस्मोसिस आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया, फॉर्मूला पता उसी को एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो फॉर्मूले का एक असाइनमेंट तैयार कर लीजिए, एक छोटे से पॉइंट का तैयार कर लीजिए एज ए थ्योरी। अब सॉल्यूशन में बताइए बचा क्या, रीजनिंग, तो पूरे चैप्टर को 4 पार्टों में डिवाइड करिए, फॉर्मूले का असाइनमेंट, शॉर्ट नोट्स, और फॉर्मूले का असाइनमेंट कैटेगरी वाइज जी, एक कैटेगरी आप पेज में, एक पेज में 4-5 लाइन लिख दीजिए, टॉपिक वाइज लिख दीजिए जी जी। शॉर्ट नोट्स जी, न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला, एनसीईआरटी टोटल एनसीईआरटी की रीडिंग करना विदाउट अदर बुक्स, एनसीईआरटी। और लास्ट पॉइंट एज ए रीजनिंग, इक्वेटिक स्पीशीज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन जी। तो रीजनिंग, ये मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, रीजनिंग, फार्मूले असाइनमेंट, न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूले, डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड बनाते हैं, एंड शॉर्ट नोट्स। तो छोटे छोटे असाइनमेंट बनाए, और जो अपना अनयूजलेस टाइम है, ऐसा टाइम जो किसी सब्जेक्ट को नहीं दिया जा सकता, वो उन असाइनमेंट को दे, असाइनमेंट को जेब में रखे रहे, हाँ जेब में रखे रहे, निकाला पढ़ना शुरू कर दिया। स्कूल जा रहे हैं, ऑटो पे जा रहे हैं, स्कूल बस में बैठे हुए वहीं देख लिया, बालकनी में घूम रहे कहीं पर करे तो उसको निकाल के सारे देख लिए। यदि आपको दिन में 1-2 बार भी देख लिए तो फार्मूले आपको याद हो, फार्मूले याद हो, टाइम बच जाएगा, वो टाइम खेलने के लिए आप खेल भी लो। फिजिकल बहुत जरूरी है। नहीं, जैसे क्या होता है कि हम लोग अभी पेपर प्रेशर भी होता है, तो हम लोग कभी कभी ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं, सभी चैप्टर को 4-4 पार्टों में डिवाइड करें। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जैसे ऑर्गेनिक की बात करें जी जी, कोई भी चैप्टर ले लो, हेलो एल्केन्स, हेलो एरेन्स ले लो जी, तो चैप्टर वाइज नेम रिएक्शन का एक असाइनमेंट बना लो, छोटा सा जी, 1 से 1.5 पेज में जो भी जितने में आप जितना मिनिमम ला सको आप। और डिस्टिंग्विश के लिए ऑर्गेनिक के टेस्ट जी का एक छोटा सा असाइनमेंट बना लो जी। रीजनिंग जी, जब नेम रिएक्शन और डिस्टिंग्विश और फंक्शनल ग्रुप ये सब तैयार हो जाएगा तो रीजनिंग के क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ऑर्गेनिक में अब बचा क्या, बात है केवल मैकेनिज्म की, तो अल्कोहल फिनोल में थोड़ी ज्यादा मैकेनिज्म जी, हेलो एल्केन में भी 1-2 SN1 SN2, तो मैकेनिज्म, रीजनिंग, नेम रिएक्शन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन फंक्शनल ग्रुप, इतना तैयार करते। यदि चैप्टर को डिवाइड करें, ना कि पूरी केमिस्ट्री को डिवाइड नहीं करना, फिजिकल और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अलग अलग कर लेंगे तो फिर वो इक्वेशंस को जी लिख लिख करके याद कर, हाँ इक्वेशन को समझ करके भी याद करना है, तो वो एक छोटे से असाइनमेंट बनाओगे, समय मिला देख लिया, खेल रहे तो भी देख सकते हैं, हाँ कहीं टहल भी रहे हैं, क्लास में बैठे हैं, हो सकता है क्लास आपकी मैथ की चल रही हो जी, लेकिन टीचर 5 मिनट लेट आ सकता है, हाँ तो 5 मिनट वो अपना निकाल के हाँ उसको देख लीजिए, वेट कर लो आराम से, काम टीचर चला गया, जब टीचर एक्सचेंज होते हैं उस बीच एक असाइनमेंट, अच्छा ये नेम रिएक्शन है, दिन में यदि 4 बार वो रिएक्शन देखेंगे तो आपका टाइम बचेगा, वो रिएक्शन आपको तैयार है। अच्छा एक चीज और है
जैसे इस टाइम पे मोस्टली जो 12th और 10th के बच्चे हैं वो स्कूल तो नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल 99% स्कूल इस समय बंद है और प्रिपरेशन लीव मिली हुई है और आने वाले समय में उनका एग्जाम है, तो स्कूल तो नहीं जा रहे हैं। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं सर, पढ़ते पढ़ते बोर होते हैं, हम बच्चे के मुंह से भी सुनते हैं और देखते भी हैं। वो क्या करते हैं, ऐसे मोबाइल उठाएंगे, कुछ फनी वीडियो देखने लग जाएंगे, बिल्कुल कुछ यूट्यूब इंस्टाग्राम खोल लेंगे, जहां पर बिजी हो जाएंगे। उसके बिजी होने से अच्छा है आप अपने कमरे से बाहर निकलो, बालकनी में जाओ, वो एक पेज बनाए हो जो वो निकाल लो। बिल्कुल बिल्कुल असाइनमेंट बना लो, असाइनमेंट बना लो। चैप्टर को, कोई भी चैप्टर हो, फिजिकल का हो, ऑर्गेनिक का हो, इनऑर्गेनिक, चैप्टर को भी डिवाइड करिए। रीजनिंग, फॉर्मूले, नेम रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। बहुत कम मैकेनिज्म, कोई 3-4-5 मैकेनिज्म है, वो 4-5 में याद कर लो, कितना देर लगेगा। और अगर उसी को आपने लिख रखा है, आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाल रहे, लिखने में ही आपको मोस्टली चीजें तैयार हो जाएंगी। एक दो बार देख लो, और नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक की बैकबोन है, उसी से कन्वर्जन हो जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन वाले लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। ऑर्गेनिक के टेस्ट तो बिल्कुल आपको तैयार करना है, डिस्टिंग्विश एंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इनऑर्गेनिक में अगर कोई चैप्टर, हाँ, इनऑर्गेनिक में इक्वेशंस को थोड़ा बहुत देखें, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और डी और एफ में रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, रीजनिंग पर फोकस करें। डी और एफ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रीजनिंग बेस्ड चैप्टर। उसमें रीजनिंग, उसमें कुछ नहीं, रीजनिंग एंड इक्वेशंस, बैलेंसिंग सीखना है। डी और एफ में पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट की इक्वेशंस को सीखना। अच्छा, एक चीज और है, कुछ बच्चे इतने मक्कार होते हैं, आपने पढ़ा, आपने इतना दिन हो गया, आपको बताने की जरूरत नहीं है उसमें, कि वो नोट्स नहीं बनाते हैं। नहीं, ये तो गलत। तो उनके साथ भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो लास्ट टाइम पे वो तो एनसीईआरटी पढ़ने बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, बिल्कुल नींद आ जाएगी। तो उनको कुछ टिप्स दे सकते हैं इसमें? हाँ, क्यों नहीं दे सकते। चैप्टर वाइज, फिर मैं वही, एनसीईआरटी को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, हर हाल में करना है, चाहे लास्ट डे हो। एनसीईआरटी देखा जाए तो प्रॉपर नोट्स उसी में बने, इन टेक्स्ट, एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पलर्स जो है उन्हीं को सॉल्व कर लेगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं, उन्हीं को तैयार कर लेगा। कोई भी चैप्टर ले लो, जैसे बात करें इलेक्ट्रो की, तो थ्योरी वाला पोर्शन बैटरी वाला, सेकेंडरी बैटरी है, प्राइमरी बैटरी, फ्यूल सेल है, कोरोजन है, इनको तैयार कर लो, इन्हीं से क्वेश्चन आना है। मत पढ़े पूरा चैप्टर। मैं तो अब तो ये भी स्टूडेंट से कह रहा हूँ कि जैसे केवल इलेक्ट्रो है, केवल 4 टॉपिक उठा लो, एक चैप्टर से 4 टॉपिक उठा लो, तो भी आप बेटर हैं, बहुत अच्छे हैं, तो भी अच्छा करें। 4 टॉपिक कैसे? नंबर 1, कोलराउस लॉ, Faraday's law of electrolysis, based on numerical of Faraday's, और नर्स इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स 1-2, और उधर आ जाइए बैटरी, सेकेंडरी बैटरी है, कोरोजन है, रस्टिंग, बस इन टॉपिक को पढ़ के चले जाइए। तो अगर आप 4 टॉपिक भी पढ़ लेते हो तो कम से कम 3-4 टॉपिक को भी पढ़ लेते हैं। हाँ। जैसे सॉल्यूशन में हेनरीज लॉ है, राउट्स लॉ है, आइडियल नॉन आइडियल है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इनको देख लीजिए, आपका पूरा सॉल्यूशन वाला चैप्टर देखने की जरूरत भी नहीं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने साल भर कभी नहीं हो सकते, ये गारंटी बता, फेल तो नहीं कर सकते। उधर केवल कुछ ना पढ़ो, नेम रिएक्शन, ऑर्गेनिक के टेस्ट, मैकेनिज्म भी पढ़ ले तो चले। ग्लूकोज की एक छोटा सा असाइनमेंट बना लो। ग्लूकोज में 8-9-10 प्रॉपर्टीज है, उन्हीं से आना है। 5 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज, 6 कार्बन प्रेजेंट, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ। तो हर चैप्टर में आप 1-1, 2-2 असाइनमेंट बना लेंगे, और वो बनाने के लिए 2 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। आप बैठिए तो समय निकालिए, सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा समय निकाल के। अभी 27 को पेपर है जैसे केमिस्ट्री का, 27 से पहले 22 को इंग्लिश का, 5 दिन का मौका है। 5 दिन बहुत होते हैं, 4 से 5 दिन का मौका है। कमजोर स्टूडेंट जीरो से हीरो भी बन सकता है, क्योंकि कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं आता, सारे चैप्टर छोड़ दो, सॉल्यूशन लेकर के बैठो, केवल मुझे सर फॉर्मूले लिखने, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, सारे फॉर्मूले लिख डालिए। फॉर्मूले के बाद छोटे छोटे डिफिनेशंस, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, हेनरीज लॉ, राउट्स लॉ, बस इतना ही कर लो, बस हो जाएगा। एक एक चैप्टर में 2-2, 3-3 असाइनमेंट बना डालिए, और ये बनाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना। अच्छा, जैसे अभी सर ने कहा कि अगर आप एवरेज हो, अच्छे हो, वीक हो और नहीं भी पढ़ा है, तो अभी जैसे पेपर शुरू हो रहे हैं तो अभी हिंदी पढ़ेंगे। मैं बोला ना, जीरो से हीरो, बिल्कुल नहीं पढ़ा। और अगर अभी भी मौका है, 5 दिन का मौका है, जिसमें अगर 2 दिन अगर तुम सही से समय दे देते हो और उस हर एक चैप्टर के एक असाइनमेंट बनाते हो, 3 से 4 पेज का बढ़िया सा असाइनमेंट बनाते हो, शॉर्ट क्वेश्चंस, फॉर्मूला, जितने भी चीजें अभी सर ने बताई, पूरे चैप्टर को मर्ज करके मत पढ़िए। हाँ,
चैप्टर में ये तय करिए कि आपने एल्डिहाइड कीटोन उठाया तो कुछ मत पढ़िए, एल्डिहाइड कीटोन का नेम रिएक्शन का असाइनमेंट बना नेम रिएक्शन का असाइनमेंट बना लीजिए। एक छोटा सा असाइनमेंट ऑर्गेनिक के टेस्ट, टॉलिन टेस्ट, फिलिन टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट, सिप्स टेस्ट, इनको उठा लीजिए, 2 असाइनमेंट बना लीजिए, फिर रेस्ट करिए, खेलिए। खेल से निर्माण चरित्र का और चरित्र का निर्माण राष्ट्र का। ये बहुत जरूरी है, खेलिए, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। देखिए सर, कितना ज्यादा बात हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि केमिस्ट्री के एग्जाम्स को और कॉपी को किस तरीके से लिखा जाए, प्रेजेंट किस तरीके से करा जाए, तब बीच में सर खेलने की बात डाल दे रहे हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए भी याददाश्त भी अच्छी हो जाए, स्वस्थ रहने के लिए भी, और इवन मोबाइल में गेम मत खेलिए, फिजिकल कुछ दौड़िए, टहलिए, घूमिए, जो भी चीजें आप कर सकते हैं। बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, क्रिकेट, कबड्डी, कुछ भी बढ़िया खेलिए। सर तो पता है सर, बहुत ज्यादा बैडमिंटन खेलते रहते हैं, कबड्डी खेलते रहते हैं, फिटनेस फ्रीक है समझ लीजिए सर। तो ठीक है, आज यहीं तक हम रहेंगे, और आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम कुछ कॉपी के नोट्स भी, और अभी इसके बाद हम एक थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे कॉपी की प्रेजेंटेशन के बारे में। हमारे पास कॉपीज हैं जिसमें बच्चों ने 70 ऑफ 70 लेकर आए हुए हैं, 70 मार्क्स लेकर आए हैं। थियरी जो एग्जाम होता रहता है, तो सर कॉपी चेक करता है, सर कॉपी भी कुछ लेके आए हैं, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो होप सो आपको वीडियो से काफी हेल्प मिलेगा, और आपको जितना भी हेल्प मिले आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम को चैप्टर को लेकर प्रॉब्लम है, किसी भी चीज को लेकर प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो सर से कह करके आप कर सकते हैं, आप आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, हम सर से डिस्कशन करेंगे। आपको केमिस्ट्री को लेकर जितने भी डाउट्स हैं, देखिए पढ़ाया तो पूरा नहीं जा सकता है इतने समय में, लेकिन चैप्टर वाइज हम इम्पोर्टेंट चीजें आपको बताई जा सकती हैं। जो 4 टॉपिक की बात की, मैं सभी चैप्टर के 4 टॉपिक्स जो कि मोस्टली आने ही हैं, उनको उस पर भी डिस्कस कर देंगे सर की मदद से। मैं तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। एक बार फिर सभी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।